अस्सलाम वालेकुम। हयात अर्तज़ा ऐसे की ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हक़ूक़ तहरीर महफूज है, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी को नशरी हकूक़ हासिल है। वॉइस ओवर हुदा माजिद। अरूब जीप में यारम के साथ बैठी थी और लगातार अबीरा के लिए रो रही थी। यारम ने बहुत कोशिश की कि इसे नज़रअंदाज कर दे, मगर अपने प्यारों को देखकर, दुख में देखकर नज़र हटाना आसान नहीं होता। प्लीज़ रोना बंद कर दे, रोने से मुश्किलें आसान नहीं होती। गाड़ी चलाते हुए यारम ने एक लम्हे को इसे देखा और फिर नजरें सड़क पर जमाकर नरमी से कहा, जानती हो, अगर रोने से मुश्किलें हल हो जाती तो आज मेरे साथ होते। दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करते हुए इसने शिकवा भरी नज़र यारम के चेहरे पर डाली। निगाहों में दर्द और बेबसी की मिली जुली चमक थी। अपने प्यारों को छोड़कर भी आप ही आई थी। उस वक्त तो आपने कदर नहीं की थी। अब ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं। यारम के लहजे में नरमी थी, मगर अल्फाज चुभने वाले जैसे हकीकत से पत्थर उठाकर आईना दिखा रहा हो। तुम हकीकत नहीं जानते यारम, तुमने वही देखा जो दुश्मनों ने हमें दिखाया। अरूब के लहजे में दर्द और शिकवा था, मगर यारम के खामोश चेहरे पर कोई तासुर न उभरा। आप दुश्मन किसको बोल रही हैं? मेरे बाबा को, मोरे को, या फिर अपने बाबा और मोरे को? यारम खान अरूब की जानिब देखकर भी नहीं देख रहा था। इसकी नज़रें जैसे शीशे से बाहर सड़क को घूर रही थी। मून इतनी घबराई हुई है कि तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे। एक बार मेरी तरफ देखो और बात तो करो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी, मगर डरती थी, नहीं जानती थी कि तुम मुझसे मिलोगे भी या नहीं। अच्छा हुआ जो नहीं मिलने आई। ना तो मैं आपसे मिलना चाहता था, ना ही बात करना चाहता हूँ। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, और वैसे भी बाबा आपसे बहुत नाराज़ है। तुम्हारे बाबा मेरे भाई हैं, हमारा मामला अलग है। बासिक भाई को बीच में न लाओ, अपनी बात करो। अरूब की आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। नज़रें यारम के चेहरे पर जम गई थी। मैं बाबा से अलग नहीं हूँ। यारम की नज़रें शीशे से बाहर सड़क पर जमी हुई थी, जैसे अल्फाज के बोझ तले दबे हुए हों। मतलब तुम भी बात करने और मिलने से इनकार कर रहे हो? अरूब के लब हल्के से कपकपा रहे थे और आंखें यारम की हर हरकत पर जमी हुई थी, जैसे वो छोटी छोटी कश्मकश पड़ रही हों। यही समझ ले। यारम का लहजा रूखा और बेजान था। यारम के अंदाज से अरूब का दिल टूट के किरचियों में बिखर गया था। शायद इसे यारम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मून, तुम कितने सख्त दिल हो गए हो। मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी, हमेशा तुम्हें दिल से चाहा। तुम्हारा बचपन मेरे हाथों में गुजरा है। तुम लोगों की बातों में आकर मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो। यारम की जानिब से देखते हुए वो रो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये 6 फुट का नौजवान इसका मून है। मैं तो तुम्हें बहुत अजीज थी, कभी तुम मेरे बिना नहीं रह पाए थे। 1 महीना हॉस्टल में मेरे रहने पर तुम कितना रोया करते थे। जब मैं हॉस्टल में होती थी, वो दिन मेरा मून अपनी उंगलियों पर गिन गिन कर गुजारता था। दिन में कई बार फ़ोन करके पूछते थे कि मुझे कब घर आना है। तुम्हारी तो हर छोटी बड़ी खुशी से मुझसे शुरू होती थी और मुझ पर ही ख़त्म हो जाया करती थी। मगर आज तुम अजनबी बनकर मुझसे बात कर रहे हो, जैसे मुझे जानते ही नहीं। ढंग से बात करनी तो आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। चलो बताओ, सख्त दिल कैसे हो गए हो तुम? वो खामोश हो गई, आंखें नम थीं और आहिस्ता आहिस्ता आंसू बह रहे थे, जैसे लफ्ज़ ने दिल पर गहरा ज़ख्म छोड़ दिया हो। जब आप हमें छोड़कर गई थी तो आपने भी तो अपना दिल सख्त कर लिया था। आपने क्यों इस 5-6 साल के पीछे बच्चे के बारे में नहीं सोचा था? इसके दिल पर क्या गुजरी होगी? क्यों एक बार भी नहीं ये नहीं सोचा कि वो कितना रोया होगा, कितना तड़पा होगा जब सब लोग आपकी आपी को गलत कहते थे। तो इस बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती होगी। क्यों ये नहीं सोचा कि इसका छोटा सा दिमाग दुनियादारी की बातों को नहीं समझ सकता। वो तो बस इतना जानता था कि इसकी आप ही कभी गलत नहीं हो सकती। वो छोटा सा बच्चा था जो बिल्कुल बदतमीज़ नहीं था, मगर अपनी आपी का दिफा करने के लिए इसने कितनों से बदतमीज़ी की होगी। वो बच्चा कभी न मानता कि इसकी आपी गलत है। जब सब कहते थे कि आपी हमेशा के लिए घर से भाग गई, वो बच्चा किसकी बात पर यकीन नहीं करता था। अगर इस बच्चे को यकीन दिलाने वाला मेरा बाबा बासिक खान न होता। यारम बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। अपने मासूम बचपन से लेकर जवानी तक का दर्द बरसों से सीने में छुपा रखा था। जब बाबा ने मुझसे हकीकत पता चली, तब भी मैं तकलीफ़ में था। ना तो मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ बोल सकता था, ना आपके बारे में कुछ गलत सुन सकता था, ना ही गवाही दे सकता था कि मेरी आप ही ने ऐसा किया है, क्योंकि हकीकत तो मेरे सामने थी और मैं इसे समझने लगा था। मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता था, आप ही नहीं।
कितनी रातें आपके जाने के बाद रोती हुई गुजारी हैं। मैं ठीक से सो नहीं पाता था। सोता तो आपका चेहरा, आपकी बातें याद आती थी। रोते हुए खुद से पूछता, क्यों मेरी अरूब आप ही मुझसे छोड़कर चली गई। एक सवाल बार बार करता मगर कोई जवाब नहीं मिलता था। मैं बीमार रहने लगा, खाना पीना छोड़ दिया। फिर एक दिन बाबा ने संजीदा लहजे में कहा, अरूब को याद करना छोड़ दो, वो हमेशा के लिए हमारे लिए मर चुकी है। आज के बाद इस घर में इसका नाम नहीं लिया जाएगा। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। दिल चाहा चीख चीख कर कहूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर बाबा ने ज़िंदगी में पहली बार सख्ती से मना किया था। आप समझ नहीं सकती कि उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी होगी। मैं बाबा के फैसले से इनकारी तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें बड़ी कहना छोड़ दिया था। किसी को नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों किया, मगर मेरा दिल जानता है मुझे बाबा पर गुस्सा था। जो नाम बड़े प्यार से मैंने इनके लिए रखा था, इस नाम को मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो गलत कर रहे हैं। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हुआ तो सब बातों के मतलब समझने लगा। मुझे एहसास हुआ कि बाबा ठीक थे। जिस बहन पर इन्हें मान था, जिसे वो गुरूर से याद करते थे, इसी बहन ने इनका मान भी मिट्टी में मिला दिया था। मुझे एहसास होने लगा कि इनकी तकलीफ बहुत बड़ी थी। एक भाई का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। यार मासी के और आग पलटते हुए सख्ती से एक के बाद एक बात कहता गया और अरूब के आंसू खामोशी से बहते रहे। यारम ने चंद लम्हे खामोशी से बैठा, सीने में बरसों से दबा हुआ दर्द इसकी सांसों में छुपा हुआ था और आंखें खामोश कह रही थी कि ये जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरा। बोलो मून, मैं सुन रही हूँ। खामोश क्यों हो गए? तुम्हें अपना गुस्सा निकालने का पूरा हक है। यारम के खामोश हो जाने पर अरूब ने इसका हाथ थामते हुए नरमी से कहा, कोई हक नहीं है मेरा आप पर। सालों पहले आपका और हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यारम की आवाज़ मध्यम थी, मगर इसकी सख्ती में बरसों का जख्म छुपा हुआ था। तो फिर क्यों अबीरा से मोहब्बत की? क्यों उसके लिए इतना परेशान हो, जबकि तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि वो मेरी बेटी है। मैं पुलिस वाला हूँ, सिविलियन की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, गैर ज़रूरी बातें मत सोचें। यारम ने नज़रें चुराते हुए कहा, मून, जब झूठ बोलना ही नहीं आता तो कोशिश भी मत करो। झूठ बोलने में तुम बचपन में फेल थे और आज भी फेल हो। अरूब ने यारम का हाथ ज़बरदस्ती अपने हाथ में थाम कर रखा था। मैं जानती हूँ तुम अबीरा से प्यार करते हो और इस दिन तुम बासिक भाई और रुतबा भाभी के साथ रिश्ते के लिए आए थे, मगर बदकिस्मती से तुम्हें पता चला कि अबीरा मेरी बेटी है, तो आप लोग वापस चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। नज़रें चुराते यारम ने इनकार किया। इसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी, लेकिन चेहरा और आंखों में वो जज्बात छुप नहीं सके थे जो इसके दिल में अबीरा के लिए अभी भी मौजूद थे। यारम के चेहरे से इसके दिल के हालात अरूब को साफ नज़र आ रहे थे। वैसे भी अबीरा की दोस्त मायरा ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि यारम और अबीरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और यारम इनके घर रिश्ता भेजने वाला था। इसलिए अरूब के जहन में कोई शक बाकी नहीं रहा था। इसने समझ लिया था कि इस दिन यारम अपने भाई और भाभी के साथ रिश्ता लेकर आया था, मगर तब तक इसे ये नहीं मालूम था कि अबीरा इसकी बेटी है। अब यारम के इनकार पर अरूब को हैरत हो रही थी और दिल में एक छोटा सा इशारा जाग उठा था कि शायद कुछ और भी छुपा हुआ है मून के दिल में, जिसको शायद वो ज़बान तक नहीं लाना चाहता था। अच्छा तो फिर बताओ, इस दिन तुम अबीरा से क्यों मिलना चाहते थे? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हो। यारम नज़र चुरा रहा था। ये सच था कि अरूब को झूठ से नफरत थी, इसीलिए तो वो झूठ नहीं बोल पा रहा था और सच बोलना चाहता नहीं था। स्टीयरिंग पर नज़र जमाए वो सड़क को ऐसे घूरा था जैसे अगर नज़रें हटा लीं तो या सड़क गायब हो जाएगी या स्टीयरिंग, मगर असल में वो अरूब की बातों से भाग रहा था। इन लफ्ज़ों से जो सीधा दिल पर लग रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है जिसका तुमसे जवाब नहीं बन पा रहा। मैं अबीरा के बारे में बात कर रही हूँ। अबीरा तुमसे मिलना चाहती थी और तुम भी इससे मिलने के लिए काफ़ी देर तक कॉलेज के बाहर खड़े रहे थे। आखिर कोई तो ख़ास बात करनी होगी तुम लोगों ने। अरूब बात करते हुए नज़रें यारम के चेहरे पर जमाए हुई थी। वो जानना चाहती थी कि इसके दिल में क्या है और यारम के दिल की बात समझना इसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा था। आखिर ये वही मून था जिसे वो बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी, तो फिर वो तो इसकी बात कैसे न पहचानती? ये बात आपसे किसने कही? यारम के चेहरे पर तजस्सुस की लकीर उभर आई। इसने एकदम सड़क से नजरें हटाई, अरूब की तरफ देखा, फिर फौरन नजर चुरा ली, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी आंखों में लिखी हुई मोहब्बत को पढ़ ले, मगर वो तो पहले ही पढ़ चुकी थी। ये बात खुद कॉलेज के गार्ड्स ने मायरा को बताई थी। अरूब ने पुरसुकून मगर पुरएतमादी के साथ कहा था, जैसे हर लफ्ज़ के साथ वो यारम के झूठ के गिरद बनने हिसार को तोड़ रही हो। यारम के लफ्ज़ ज़रा सा हिले, मगर कोई लफ्ज़ न निकला। खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कन थी जो बेकाबू होकर शोर मचा रही थी। मगर मैंने तो गेट पर अबीरा के बारे में किसी से नहीं पूछा था, तो कैसे कोई कह सकता है कि मैं अबीरा से मिलने गया था? यारम के लहजे में उलझन थी, मगर आंखों में वही पुरानी बचपन वाली नमी जो हर बार सच छुपाने की कोशिश में उभरती थी।
اس کے الفاظ نے انکار کیا تھا، آنکھوں نے نہیں۔ مانا کہ تم نے کسی سے نہیں پوچھا، مگر مائرہ تو جانتی تھی کہ تم وہاں کس سے ملنے آئے تھے۔ جب اسے خبر ملی کہ تم کافی دیر تک گیٹ کے باہر کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عبیرہ اس دن تم سے ملنے کے لیے رکی تھی، مگر نہیں پتا کیسے، کب اور کہاں وہ آریان خان کے جال میں پھنس گئی۔ کاش وہ تم سے وقت پر مل لیتی تو شاید سب کچھ یوں نہ بکھرتا۔ اروپ کے دل میں ایک درد کی ایک لکیر سی لہرا اٹھی تھی جب اس نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں سوچا تھا۔ نام بھی مت لیں اس کا، ایک بار مل جائے تو میں جان لے لوں گا اس کی۔ یارم نے غصے سے لفظ چباتے ہوئے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا تھا۔ کیوں؟ تم اس کی جان کیوں لوگے؟ تمہارا تو عبیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں تو؟ اروپ نے سوچتی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچے، میں آپ کو سوچنے تو نہیں روک سکتا۔ یارم اپنی ہی باتوں میں پھنستا جا رہا تھا اور نظریں چرا رہا تھا۔ آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی اور دل کچھ اور الفاظ کچھ اور۔ اروپ کو کسی بھی طرح کا شک و باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ یارم عبیرہ سے محبت کرتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اروپ سیدھی مدے پر آ گئی تھی اور بولی، مون اگر عبیرہ واپس آ گئی تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یارم نے متلاشی نظروں سے اروپ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم بچے تو نہیں کہ تمہیں ہر بات کا مطلب سمجھانا پڑے۔ محبت کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا جب مرد عورت کو اس حال میں قبول کر لے، جب اس کے کردار پر انگلیاں اٹھے۔ جب عبیرہ گھر واپس لوٹے گی تو ہر کوئی اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائے گا۔ ہمت ہے تو لوگوں کے سوالیہ نظروں کو نظر انداز کر کے عبیرہ کا ہاتھ تھامنے کی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یارم کی محبت کتنی مضبوط ہے۔ کیا وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تبریز خان کے ہاتھ طرح مضبوط چٹان کی طرح تھامے گا یا شیان کی طرح بڑے بڑے دعوے کرے گا؟ وہ ایک ہی وار میں محبت کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ جب آپ نے میرے دل میں جھانک لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس سوال کا جواب آپ اپنے دل سے ہی پوچھ لیجئے۔ مانا کہ آپ نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے، مگر کبھی ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔ مگر میرے دل کی بات آپ مجھ سے بہتر جان سکتی ہیں، یارم نے ٹھہراؤ سے کہا، اروپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جہاں خاموشی کے پیچھے کئی برسوں کا دکھ اور سچ چھپا ہوا تھا۔ اپنوں سے کبھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، بس یہ تو سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں سے سمندر میں تم لوگوں نے بہت سال گزار لیے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو میں اپنے دل کا درد ضرور بیان کرنا چاہوں گی۔ یک طرفہ سوچ رکھ کر کسی کو مجرم بنا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ کیا کوئی اس بدقسمت سے پوچھے اس کے پاس نہ اپنے ہیں، نہ عزت ہے، نہ سہارا۔ اروپ کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ کسی نے محبت میں رسوا کیا، مجھے سزا ملی محبت پر یقین کرنے کی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میری نظریں پرکھ نہیں سکیں کہ مقابل وقت پر تپتی ریت پر محبت کے راستے کو پار کر پائے گا یا نہیں۔ مجھے شکوہ نہیں اس سے جس نے محبت کے نام پہ سہارا چھوڑ دیا۔ پاگل تو میں تھی جو بھروسہ کر بیٹھی۔ خدا کی قسم، ہر شخص کی زندگی میں ایسا بے وقت لمحہ آتا ہے جب ارد گرد صرف اندھیرا چھایا ہوتا ہے، مگر اسی اندھیرے میں بہت سے لوگوں کے اصلی چہرے واضح ہو جاتے ہیں، وہ چہرہ جو ہم دن کے اجالوں میں کبھی پہچان نہ سکیں۔ مجھے بھی سب کے اصلی چہرے اس دن صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں چھوڑ کر آپ گئی اور اب گنہگار بھی ہم پر ہی ٹھہرا رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یارم نے کٹے لہجے میں کہا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ہوئے نظریں سڑک پر، دل کہیں اور۔ جس سے آپ نے محبت کی، اس نے آپ کو دھوکہ دیا تو یہ آپ کی بد نصیبی تھی، اور اگر آپ اسے پہچان نہ سکی تو یہ بھی آپ کی نظر کا دھوکہ تھا۔ اس میں ہم کہیں بھی قصوروار نہیں ہیں۔ اروپ خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں سمیٹے، آنکھوں میں آنسو مگر لبوں پر خاموشی۔ گاڑی گھر کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ مان لیا میری بد نصیبی تھی، یہ بھی مان لیا کہ میری نظروں کا دھوکہ ہے، تو وہ سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے، اور ملی ہے بہت کڑی سزا میرے اپنے مقافات کی، جو اپنوں کے بھیس میں بھیڑیا بن کر میرے وجود کو گندی نظروں سے نوچتا رہا۔ اسے کسی نے کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں کوئی اسے سوال نہیں کرتا؟ سب دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ گھر کا بیٹا تھا۔ اسی بیٹی نے جھوٹی افواہیں پھیلا کر میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ سب نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، سچائی تک پہنچنے کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس لیے مجھ پر الزام لگانا بند کرو مون، مجھے بھی اپنوں سے بہت شکوے ہے۔ اروپ کے لہجے میں درد تھا، آنسوں میں تڑپتے آنسو چیخ چیخ کر کی سچائی بیان کر رہے تھے۔ یارم ساکت سا حیران نظروں سے اروپ کو دیکھتا رہا، سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ شاید سچ وہ نہیں تھا جو برسوں سے وہ مانتا آیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اسے لگا کہ جیسے برسوں کی غلط فہمیاں ریزہ ریزہ ہو کر اس کے قدموں میں بکھر گئی ہوں۔ رہی بات تم پر یقین کرنے کی، تو مجھے تم پر یقین ہے، مگر میں یہ یقین تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ کیا تم عبیرہ کو محبت کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی دے سکتے ہو؟ یاد رکھنا، اس کے کردار پر سوال ضرور اٹھیں گے۔ اگر تم تبریز خان بن کر اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو ہر اٹھی ہوئی انگلیوں کا جواب دے سکتے ہو، تو قدم بڑھنا یہیں سے اپنے قدم واپس لے جاؤ۔
दो टूक कहकर रोती हुई ये नज़रें और चेहरा दूसरी जानब मोड़ चुकी थी। इसके चेहरे पर एक माँ का खौफ, एक बहन का दर्द और एक औरत की बेबसी सब एक साथ बोल रहे थे। आप ही मैं आपका जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं आपके दिल की बात सुनना चाहता हूँ। बेख्तियार अल्फाज यारन के मुंह से निकले। अरूप की तकलीफ इसके दिल तक पहुँच चुकी थी, इसलिए अब पीछे हटना मुमकिन महसूस न हुआ। अरूप एक लम्हे के लिए खामोश रही, नज़रों में बेयकीनी थी। यारम ने नरमी से इसके कांधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से इसे अपने साथ लगा लिया। सालों बाद वो अपनी आप ही को गले लगा रहा था। अरूप तड़प कर रो रही थी। यारम की आंखें भी नम हो चुकी थी। प्लीज़ मुझे बता दें, क्या हुआ था इस रात? आपने क्यों घर छोड़ा? यारम के लहजे में हद से ज़्यादा नरमी थी, अपनायत थी। अरूप को लगा कि इसके मून को शायद इसके आंसू पर यकीन आने लगा, मगर बात तुम्हें पता नहीं चला सफ़र कब और कैसे ख़त्म हो गया। अरूप का घर आ चुका था, घर आ गया है। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मेरे साथ अंदर चलो, आराम से सब बता दूंगी, वरना फिर कभी मिलेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई तुम्हें बताना चाहती हूँ, मुँह लाना चाहता हूँ। मगर इस वक्त मेरा पुलिस स्टेशन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के दरवाजे की हल्की सी चरचराहट ने खामोशी को तोड़ा। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा फिर से इंतज़ार करूंगी। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बात सुनने के लिए राज़ी हो। अरूप के लहजे में वो पुरानी ममता घुल गई थी। इसने हाथ बढ़ाकर मून के गाल पर रखा। वो एक लम्हे को जैसे वक्त ठहर गया, उसके लम्स में वही पुरानी दुआ, वही बेलफ्ज़ प्यार बोल रहा था। प्लीज़ शर्मिंदा मत करें, मैं नहीं जानता कि हकीकत क्या थी। वो बहुत छोटा था, इस काबिल नहीं था कि खुद सच तक पहुंच पाता। बहुत कोशिश की, मगर कुछ गलत फहमी तो मैं आज तक भी शर्मिंदा हूँ। वो हमेशा रहूँगा कि मैंने आप पर यकीन नहीं किया, मगर इस सबसे पहले मैं आपसे पूरी सच्चाई जानना चाहूँगा। मून आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। यारम ने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते अरूप की जानिब देखा। यारम ने अरूप का हाथ थामा, इसकी आंखों में नरमी थी। लबों को झुकाकर उसके हाथ पर अकीदत भरा बूसा दिया। ऐसा लम्स जो बेटे की मोहब्बत में लिपटा हुआ था, बरसों की दूरी को एक पल में मिटा देने वाला। मैं भी बिल्कुल नहीं बदली, आज भी तुम्हारी वही आप ही हूँ जिसके लिए तुम्हारी खुशियाँ सबसे बढ़कर थी। और मुझे खुशी हुई ये जान कर कि तुम अबीरा से प्यार करते हो। अल्लाह करे वो सही सलामत वापस आ जाए, मैं इसके बाबा को मना लूँगी। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर तुम अबीरा का मुकद्दर बनो तो इसकी खुशी मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकती। मेरी खुशकिस्मती होगी कि अबीरा तुम्हारी बीवी बने। याद है ना, बचपन में कहा करती थी कि जब मेरी बेटी होगी तो इसकी शादी तुमसे करूँगी। क्या मुझे क्या मालूम था कि बड़ा होकर मेरा ये ख्वाब सच हो जाएगा? अरूप के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे बरसों की थकन के बाद दिल ने पहली बार सुकून का सांस लिया हो। सब कुछ याद है, सब कुछ नहीं भूला मैं। ना आपके साथ गुजरा हुआ वक्त, ना आपकी कही हुई बातें। मून कुछ भी नहीं भूला और ना कभी भूल सकता है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, बैठकर आराम से बात करेंगे और बेफिक्र हो जाए, मैं अबीरा को ढूंढ लाऊंगा। यारम के आवाज़ में यकीन था, मगर आंखों के अंदर छुपी हुई नमी बहुत कुछ कह रही थी। मगर तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोहब्बत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है मोहब्बत को निभाना। मर्द की मोहब्बत का असल इम्तिहान तब आता है जब औरत पर उंगलियां उठती हैं। इस वक्त अक्सर लोग मैदान छोड़ देते हैं। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम वक्त आने पर मेरी बेटी के लिए एक मजबूत ढाल बन सकोगी या नहीं? अरूप के लहजे में सख्ती नहीं थी, बस एक थका हुआ यकीन बोल रहा था जिसे ज़िंदगी ने बार बार आजमाया था। क्या इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? यारम ने ठहराव से कहा। नजरें सामने खड़ी इस औरत पर थी जिसकी आंखों में ममता और आजमाइश दोनों झलक रही थी। हाँ ज़रूरी है, अरूप ने नरमी से कहा। एक माँ होने के नाते चाहती हूँ कि तुम इस सवाल का जवाब ज़रूर दो, ताकि कल मेरी बेटी का दिल मुतमईन रहे। जिसके हाथ में उसने उसका हाथ दिया वो वक्त आने पर खामोश नहीं रहेगा। मुझे तो लगा था जितना आप अपने मून को जानती हैं, तब तक इस सवाल का जवाब में आप मेरी आंखों पे पड़ चुकी होंगी। यारम ने मतलब लहजे में कहा। निगाहों में एक अजीब सा ठहराव था। अगर मेरी नज़रों में देखकर आपने यकीन कर लिया कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर इसका जवाब ना भी कहूँ, आपको खुद समझ आ जाना चाहिए। मगर आपकी तसल्ली के लिए फिर भी जवाब देकर जाऊँगा। यारम ने चहर कर कहा। लहजे में यकीन का बोझ था। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि दुनिया की निगाह के अबीरा को तुले। मेरे लिए वो इज़्ज़त है, सुकून है, एक दुआ की तरह पाकीज़ा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची बेगर्ज मोहब्बत, खामोश मोहब्बत। पहली ही नज़र में इसके चेहरे पर आपका अक्स देखा था। पहली ही मुलाकात में इसकी सादगी दिल में उतर गई थी। कोई अदा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सुकून था जो नज़र से दिल तक उतर गया था। तभी जान गया था कि मोहब्बत शोर से नहीं, खामोशी से पहचानी जाती है। मैं अपने दिल का हाल इसे बता चुका था, मगर वो अपने बाबा से बेपनाह मोहब्बत करती है।
اس لیے اس نے مجھ سے کچھ وقت مانگا تھا تاکہ بات کو سمجھداری سے آپ کے سامنے رکھ سکے، مگر اسے پہلے ہی وہ گھٹیا انسان سب کچھ بگاڑ گیا۔ یارم کے لبوں پر سختی اتر آئی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور لہجے میں زہر ایسا کہ عروب نے پہلی بار اس کے اندر کا طوفان محسوس کیا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یارم نے عروب کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ عروب نے بھرائی ہوئی آواز میں مسکرا کر سر ہلایا، وہ تمہارا ہی نصیب بنے گی، یہی میری دعا ہے۔ مجھ پر تم پورا یقین ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے کہ تم عبیرہ کو خوش رکھو گے۔ تمہاری زبان سے یہ سب کچھ سن کر سکون ملا ہے مجھے، وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں چلتا ہوں، آپ نے رونا نہیں ہے، انشاءاللہ عبیرہ بہت جلد مل جائے گی۔ ویسے بھی آپ کے شوہر بات کرنے گئے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا، یارم نے نرم لہجے میں کہا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ لمحہ بھر کو عروب کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظر جھکائے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر ٹائروں کی آواز مدھم پڑتی گئی اور کچھ دیر بعد گاڑی موڑتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عروب وہیں کھڑی رہ گئی، ہوا کے جھونکے سے اس کی چادر ذرا سی لہرائی جیسے برسوں کا بوجھ دل سے اتر گیا ہو، مگر ایک انجانا خلا اب بھی باقی تھا۔ عروب یارم کے نرم لہجے اور مان بھرے رویے پر برسوں بعد جیسے ہلکی ہو گئی تھی۔ دل کا بوجھ جو عرصے سے سینے پر دھرا تھا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اپنوں کے ساتھ گزرے چند لمحے بھی کتنے قیمتی ہوتے ہیں، یہ احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ لمحے بس یاد بن کر رہ جاتے ہیں۔ فطرت انسان یہی کہتی ہے، جب تک کوئی اپنوں میں شامل رہتا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی، اور جب وہ دور چلا جائے تو اس کی ہر ادا ہر بات دل پر نقش چھوڑ جاتی ہے۔ عروب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ خیالوں میں اس نے یارم اور عبیرہ کو ایک ساتھ دیکھا، جیسے تقدیر نے دونوں کے نام پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ لکھ دیے ہوں۔ آنکھوں میں امید کا ساون چھلکنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی، پر یقین مطمئن جیسے پرسوں یہ ادھوری دعا قبول ہونے والی ہو۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا تھا، جیسے طوفان گزرنے کے بعد ہوا بھی تھک کر تھم گئی ہو۔ عبیرہ صوفے پر بیٹھی تھی، سوچوں میں الجھی ہوئی۔ دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا کوئی بھی مجھ تک پہنچ سکے گا، یا میں ہمیشہ اس ظالم شخص کے حصار میں قید رہوں گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریان اسے کمزور دیکھے، مگر کمزوری چھپتی کہاں ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے ضبط کو رون کر ہی باہر آ جاتے ہیں۔ آریان سامنے بیٹھا تھا، خاموش مگر مطمئن۔ عبیرہ کے آنسو اس کے لیے تسکین بن چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جیت رہا ہے، کیونکہ وہ اسے ٹوکتا ہوا بکھرتا ہوا ہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر تمہارا ماتم ختم ہو گیا ہو تو اٹھو، میرے شوز اتارو اور سلیپرز پہنا دو۔ آریان خان کی آواز نے عبیرہ کو تو جیسے پتھر کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی یہ الفاظ اس کے منہ سے سن رہی ہے۔ تو کیا؟ عبیرہ نے شوق کے سے میں اٹک اٹک کر کہا، آواز میں حیرت اور خوف لرز رہا تھا۔ بحری ہو؟ میں نے کہا میرے شوز اتار کر سلیپرز پہنا دو۔ آریان خان نے غصے سے بھرپور لہجے میں دہراتے ہوئے کہا، آواز میں ایسا جبر تھا کہ فضا میں جیسے سہم گئی ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، اس نے لرزتی آواز میں مگر پوری ہمت سے کہا۔ آریان کی آنکھوں میں سختی اور رعونت تیز تیرنے لگی تھی۔ عبیرہ جانتی تھی یہ ضد سے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، مگر آج وہ جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ مگر آریان کے خوف نے عبیرہ کی آنکھوں میں نمی کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی کمزوری پر دل ہی دل میں مسکرا رہا ہو۔ جس بہادری سے زبان درازی کر رہی ہو، اتنی ہی ہمت سے آنسو بھی روک کر دکھاؤ۔ آواز اس کی سر تھی مگر وار گہرا۔ عبیرہ کی سانسیں بے رابط ہو گئیں، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ آریان خان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، جو لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجبور انسان کی آنکھوں میں آنسو ہی آ جاتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بول کر نظریں جھکا گئی، انگلیاں بے بسی سے مروڑتے ہوئے اور تھوک کو مشکل سے نکلتے ہوئے، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اپنی شکست چھپا رہی ہو۔ خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم خود کو مجبور سمجھتی ہو۔ آریان خان کے لبوں پر سرد مسکراہٹ ابھری۔ چلو مجبور عورت، آؤ میرے پاس، صاف کرو عقیدت پیش کرتے ہوئے جوتے اتارو اور پھر سلیپرز پہناؤ۔ عبیرہ کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ آریان کی آنکھوں میں وحشت نہیں، ایک تسکین تھی۔ وہ اس کی خوفزدہ حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اسی طرح ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ تم سے زیادہ شفاف اور بے حس انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ عبیرہ کی آواز تھی، آنکھوں میں خوف نہیں نفرت چھلک رہی تھی۔ الفاظ جیسے زہر بن کر آریان کے سکون پر گر رہے تھے۔ آج کے بعد دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے رہوں گا، تم پر عذاب بن کر نازل ہوتا رہوں گا۔ انشاءاللہ تمہیں یہ لمحے کا سکون نصیب نہیں ہوگا، نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا، ایسی حالت کر دوں گا کہ مجھ سے زبان لڑانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ یہ وعدہ ہے تم سے۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولے آواز رک رک کر نکل رہی تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا خود ظالموں کا صفایا کر دیتا ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو
اس کی بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ درد، خوف اور بے بسی سب ایک ساتھ لبوں پر لرز رہے تھے۔ تو آج تک تمہارا باپ کیوں زندہ ہے؟ اس سے بڑا ظالم تو میں نہیں ہوں۔ آریان کے لہجے میں سرد طنز تھا۔ ابیرا کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔ مطلب؟ ابیرا نے متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے آ کر شوز اتارو، اس کے بعد سوچوں گا کہ تمہیں بتانا ہے یا نہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ غور سے دیکھو کیا اوقات ہے تمہاری ابیرا۔ آریان خان، اس انکار کی سزا جانتی ہو؟ اس بار انکار کرنے کی جرات کی تو ایسا ٹریٹمنٹ دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس کی دھمکی پر ابیرا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ میں کیوں اتنی ڈرپوک؟ کیوں اس شخص کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں ہر بار اس کے سامنے آتے ہی دل لرزنے لگتا ہے؟ تھوڑی تو ہمت دکھاؤ، ایسی خوف میں لپٹی زندگی کا کیا فائدہ؟ خود کو ملامت کرتی ہوئے آہستہ آہستہ آریان کے قریب گئی، جھکی اس کے سامنے، مگر دل میں شور مچا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ یہ سب غلط ہے، بہت غلط، مگر آریان خان کی تیز نظروں کا خوف، اس کے کڑوے الفاظ اور یہ دھمکی کہ وہ اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا، ابیرا کو وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زیادہ دماغ پر زور مت دو، نیچے بیٹھ کر اپنی گود میں ادب سے میرا پاؤں رکھو، پھر شوز اتارنا۔ آریان خان نے انگلی کے اشارے سے ابیرا کو جھکنے کا حکم دیا۔ ابیرا کے دل میں نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس شخص سے پہلے اسے شدید گھن تھی، مگر اب اس کے لہجے کے، اس غرور کے، اس کے بے رحمانہ سکون نے اس نفرت کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس وقت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ فرش پر بیٹھی تو آریان نے اپنے دونوں پاؤں بے دردی سے اس کی گود میں رکھ دیے، چہرے پر اکڑ، آنکھوں میں تمسکر۔ غور سے دیکھو ابیرا، آریان خان کیا اوقات ہے تمہاری؟ وہ طنزیہ کہہ کے لگا کر ہنس دیا، اور وہ کہہ ابیرا کے دل میں زہریلی خیل کی طرح اترتا چلا گیا۔ ابیرا، تبریز خان کی اوقات کیا ہے؟ یہ جا کر میرے پاپا سے پوچھو۔ کسی کو زبردستی قید کر کے نیچے دکھانے کے سے سامنے والے کی اوقات کم نہیں ہو جاتی، ابیرا نے ہمت جمع کر کے سخت لہجے میں کہا، مگر اگلے ہی لمحے آریان خان کی وہ ہمت چکنا چور کر دی گئی۔ اس کا غرور، اس کی آنکھوں کی چمک، سب کچھ لمحہ بھر میں بکھر گئے۔ آریان خان نے اس کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، سرخ انگاروں جیسی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچانک کے چاو سے ابیرا کے ماتھے پر لگی چوٹ میں تیز درد اٹھا۔ درد نے جیسے سارا جسم جلا ڈالا ہو۔ وہ کراہ کر اٹھی مگر خاموش رہی، کیونکہ چیخنا اسے مزید کمزور دکھاتا تھا۔ دوبارہ اگر مجھ سے اسی لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آریان کی آواز میں خنجر سی تلخی تھی۔ اور کیا کہا تم نے ابیرا؟ تبریز خان مر گئی؟ ابیرا تبریز؟ تمہارا نام ابیرا آریان خان ہے، اس نے دھمکی بھری لہجے میں کہا۔ خبردار، آج کے بعد اگر میرے سرنیم کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ ہٹانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات کہ قید کر کے کسی کی اوقات کم نہیں ہو جاتی، یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ اس وقت تم ہی بہتر سمجھ سکتی ہو، جب تم میرے قدموں میں بیٹھی ہو، میرے جوتوں پر تمہارا ہاتھ ہو، اور اب بھی کہہ رہی ہو کہ اوقات کم نہیں ہوئی۔ میری نظر میں تو ویسے بھی تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ آریان نے ابیرا کے بال سختی سے چھوڑے۔ درد پھر سے اس کے ماتھے کے زخم میں اٹھی۔ وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مختصر سی آہ نکال بیٹھی تھی۔ ابیرا کی آنکھوں میں ایک رخساروں پر بے اختیار بہنے لگے۔ وہ بار بار ایک ہاتھ سے انہیں صاف کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ مجھ سے زبان درازی کرنے کی ہمت مت کرنا۔ آریان نے سرد لہجے سے کہا، یہ رونا دھونا بند کر دو۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری شکل سے، تمہارے آنسوں سے، تمہارے وجود سے، اور تمہارے خاندان سے۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں جن کا استعمال کر کے میں تمہارے کردار کی دھجیاں اڑا سکوں۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی۔ لفظوں کا وزن دونوں کے سینے پر ایسا بیٹھا ہوا کہ اب ہوا بھی رک سی گئی۔ ابیرا روئی جا رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کیسے چپ رہتی جب وہ کڑوے لہجے میں اس کی عزت کو رون رہا تھا؟ ہر لفظ تیر بن کر دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ وہ بس خاموشی میں اپنی ٹوٹتی سانسوں کا شور سن رہی تھی۔ ماتم بعد میں کر لینا، پہلے میرے شوز اتارو اور چپل پہنو۔ تمہارے رونے دھونے سے نہ مجھے رحم آتا ہے، نہ تمہاری سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے چیخنے پر ابیرا دبک سی گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کے شوز کھولنے لگی۔ سر میں اتنا شدید درد تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ مقابل واقعی سے فاق تھا، ظالم حد تک۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بخار ہے، پھر بھی زبردستی ایک اجنبی جگہ پر لے آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سر میں تکلیف ہے، پھر بھی اس کی حالت پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابیرا نے شوز ریک میں رکھ دیے، پھر آریان خان کے گھر کے چپل اٹھا کر واپس آئی۔ اس کے قدموں کے قریب بیٹھ کر روتے ہوئے چپل پہنائی۔ یہ جگہ شاید آریان خان کا اپنا اپارٹمنٹ تھی۔ کمرے میں رکھا اس کا ذاتی سامان اس کی موجودگی کی گواہی دے رہا تھا۔ ابیرا کو اپنی قسمت پر رونا آ گیا، وہ جو اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، بابا کی جان،
भाई की आंखों का तारा, माँ की ममता का मरकज़, मगर आज इस सिफाक इंसान के हाथों मजबूर और बेबस थी। सोच सोच कर इसका दिल फट रहा था। ये मजलूम शक्ल कुछ देर के लिए मेरी नज़रों से दूर कर दो, आर्यन खान ने थके हुए मगर हुक्म भरे लहजे में कहा। मेरा सुकून करने का मूड है। जाओ, राइट साइड पर किचन है, जाकर मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना कर लाओ। इतनी कड़वी है कि तुम्हारे आंसुओं का जायका भी इसके सामने फीका लगे। अगर इतनी ही नापसंद थी तो क्यों मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो? और कॉफ़ी को कड़वा करने के लिए थोड़ा सा जहर न मिला दो? अबीरा ने गहरी सांस लेते हुए ये सब सिर्फ सोचा था, कहा कुछ नहीं। खामोशी से उठी और चल पड़ी। इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं थी। इसे अंदाज़ा था कि इस वक्त वह पूरी तरह इसकी कैद में है। चाहकर भी फड़फड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बमुश्किल कदम उठाते हुए वो रूम से बाहर निकली। कदम साथ नहीं दे रहे थे। सर में शदीद दर्द हो रहा था। एक नज़र उठाकर इसने चारों तरफ देखा। नफासत पसंद इंसान का अपार्टमेंट बेहद खूबसूरत और महंगी आसाइशों से भरा हुआ था। दीवार पर लगी हुई उल्टी सीधी पेंटिंग्स ही इस बात की अक्कासी कर रही थी कि आर्यन खान महंगी और कीमती चीज़ों को बेहद पसंद करता है। दाईं तरफ दीवार पर वॉल हैंगिंग के अंदर रखे हुए क्रिस्टल की आर्टिफिशियल शो पीस देखकर अबीरा हैरान थी। एक एक चीज़ खूबसूरती से सजाई हुई थी और हर चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ और हसीन तरल थी। इसके कदम लाउंज में जाकर रुक गए। टीवी लाउंज में रखे हुए ब्लैक के साइड लाइट स्किन कलर के सोफे पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। किस चीज़ पर अबीरा की नज़र नहीं रुकी थी। हर चीज़ तरतीब और कलर कॉम्बिनेशन की खूबसूरती की इंतहा कर रही थी। आखिर वो किचन तक पहुंच ही गई थी, मगर किचन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साफ शफाफ किचन, खूबसूरत कैबिनेट, चमचमाती टाइलें, जैसे वहाँ कभी किसी ने कदम ही न रखा हो। चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। कैबिनेट पर डिजिटल अंदाज में साफ लिखा था कि किस खाने में क्या रखा है। अबीरा ने कभी ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनाई थी, मगर ऐसा कभी नहीं कि आती ना हो। कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी शेक करते हुए केटल में पानी गर्म किया और चंद लम्हों में खुशबूदार कॉफ़ी तैयार थी। डिश में रखकर वो आर्यन खान के पास ले जाने लगे के लिए हिम्मत समेटने लगी। बुखार से तपता जिस्म बोझल था। कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। आंखों और कानों पर गर्म भाप सी उठ रही थी और आवाज़ लबों तक आई मगर निकल न सकी। जिस्म ने जैसे साथ देना छोड़ दिया था। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा था। अबीरा कॉफ़ी बनाने गई तो आर्यन खान सोचों में खोया हुआ बैठा था कि अचानक फ़ोन बजने लगा। बेल थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया था कि ये कॉल घर से आ रही है। एक लम्हे को उसके लबों पर हल्की सी तंज़िया मुस्कुराहट उभरी। मतलब साफ था कि खबर जा चुकी थी। अबीरा के अगवा की इतला अब इसके घर वालों तक पहुंच चुकी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये काम यारम खान का ही होगा। यारम के जरिए ही ये खबर अबीरा के बाप तक पहुंची होगी और इसके बाप ने यह खबर इस तक पहुंचाई होगी। सब कुछ इसकी अपनी लिखी हुई चाल का हिस्सा था। बस एक किरदार ने गैर मुतवक्को एंट्री देकर इसकी कहानी का बहाव बदल दिया था। फ़ोन की स्क्रीन पर बाबा का नाम जगमगा रहा था। आर्यन टांग पर टांग रखे सोफे के पुष्ट पर फैल कर बैठा था, मगर इसके पाँव की बेचैनी जाहिर कर रही थी कि अंदर से घबराया हुआ है। मगर आर्यन खान अपने बाप से बात नहीं करना चाहता था। जानता था वो सख्त उसूलों वाले हैं। तबरेज़ खान ने इनकी नाराज़गी अपनी ही जगह दुरुस्त थी। आखिर में इसी शख्स ने इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी, मगर वह कभी भी किसी लड़की के अगवा को जायज़ नहीं कह सकते थे। आर्यन डरता तो किसी से नहीं था, मगर बाप से बात करते हुए दिल ज़रूर लरसता था। बहस से बेहतर वो खामोशी को समझता था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बजती रही। 1 बार 2 बार नहीं 10 बार। फिर आर्यन ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की। बल आखिर फ़ोन बंद हो गया। अल्लाह का शुक्र है, कम से कम फ़ोन बंद हुआ। आप दोबारा कॉल न करें तो बेहतर है, वरना बहस होगी। बहस के बाद ड्रामा और आखिर में वही पुराना डायलॉग। बाप से बात करने की तमीज़ नहीं। हल्की सी तंज़िया हंसी इसके लबों पर आई। सर चटक कर वो खुद से बोला, बस मेरे सुनने को तो यही रह गया है। अभी वो शुक्र अदा कर ही रहा था कि फ़ोन की रिंग जो उनने कमरे का सुकून बिगाड़ कर रख दिया था। आर्यन खान ने सुर्ख होती आंखों से मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। इस बार स्क्रीन पर रुशानी का नाम चमक रहा था। लम्हा भर को वो रुका, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन कान से लगा लिया। कसम से सब्र नहीं है मेरे घर वालों में। खैर छोड़ो, लगता है मुबारक खबर पहुंच गई है तुम तक कि तबरेज़ खान की बेटी अब मेरे पास है। लफ्ज़ों में तकब्बर की हद तक ठहरा हुआ इत्मीनान था, जैसे जीत का निशान लहजे में उतर आया हो। ऐसी खबरें छुपाई नहीं छुपती मिस्टर आर्यन खान। अगर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान था तो तुम कम से कम मुझसे बात तो कर लेते। रुशाने की शिकवा भरी आवाज़ आर्यन खान के कानों में पड़ी तो इसके चेहरे पर लम्हा भर को सख्ती छा गई। आवाज़ में वही पुरानी तलखी, जैसे किसी ने पुराने ज़ख्म पर उंगली रख दी हो। आप जानती हैं कि आर्यन खान को अपनी प्लानिंग खुद करना आती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने प्लान में किसी को शामिल करूं। अल्फाज में गुरूर टपक रहा था, लहजा पर सुकून मगर काटदार था। हर लफ्ज़ के साथ वह अपनी बढ़तरी जतला रहा हो। आर्यन, मैं कोई नहीं, तुम्हारे रोशाने हूँ। मुझे सबकी लिस्ट में शामिल करो।
शामिल मत किया करो। उसके लहजे में नाराज़गी के साथ एक अनकही अपनाई थी, जैसे गिला भी कर रही हो और हक भी जता रही हो। मुझे नहीं लगता वो रुशाने के आपको अपनी हैसियत बताने की ज़रूरत है। आज ये लड़की जो सज़ा भुगत रही है इसकी वजह आप हैं। आपके साथ जो ज़्यादती इसके माँ बाप ने की है, इसी की ये सज़ा ये लड़की भुगत रही है। इसलिए वो दोबारा अपने बेटे के प्यार में शक मत कीजिएगा और शिकवा करने से पहले बस इतना सोच लिया करें कि मेरे कुछ और भी असूल हैं, जिन्हें बदलना मेरे लिए आसान नहीं। ठीक है, आज के बाद शक नहीं करूँगी, मगर तुम भी मुझसे कुछ छुपाया मत करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपाए। नहीं छुपाऊंगा, कुछ भी नहीं आपसे, मगर बताऊंगा सिर्फ वो जिससे आपका ताल्लुक़ होगा, जो आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो वादा नहीं करता जिन्हें निभा ना सकूं। मगर आर्यन प्लीज़ रुशाने, अब इस बात पर बहस मत कीजिएगा। अच्छा ये बताएं आप तक खबर कैसे पहुंची? आर्यन ने रुशाने के बाद बीच में काटते हुए सीधी मुद्दे पर आना मुनासिब समझा। इसे बहस करना पसंद नहीं था, वो हमेशा से ऐसा ही था। इसका बाप आया था यहाँ पर धमकियाँ दे रहा था कि तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रुशाने ने गहरी सांस भरते हुए कहा, देने दो धमकियाँ, इसकी बातों से मैं डरने वाला नहीं। आर्यन की आवाज़ में गुरूर और सुकून दोनों की आमेज़िश थी। इसे कहो कि जो कर सकता है कर ले, अब तो इसकी बेटी मेरे निकाह में है, चाह कर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्फाज नहीं ऐलान लग रहे थे जैसे अपनी ही जीत पर मोहर लगा रहा हो। तुमने इसे निकाह कर लिया आर्यन, तो मेरे पास होते ना तो मैं तुम्हारे कदम चूम लेती। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो बरसों के दुख को धो गई है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने मेरे दिल से बोझ उतार दिया है। इसकी आवाज़ रुहासी थी, मगर लहजे में अजीब सा सुरूर छुपा था, जैसे किसी ने इनके ज़ख्मों पर मरहम रख दिया हो, जैसे इस घटिया इंतकाम ने इसे बरसों बाद सुकून दिया हो। कैसी बातें कर रही हैं आप रुशान? मैं आपको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ और आप ये कहकर मुझे गुनाहगार बना रही हैं कि आप मेरे कदम चूम लेंगी। कदम तो मैं आपकी खुद चूम लूँगा जब रूबरू आपसे मिलकर आपके चेहरे पर यह खुशी देखूंगा। आर्यन के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट उभरी थी, जैसे रोशानी के लफ्ज़ों ने कहीं दिल को छू लिया हो। आपको इस तरह खुश देखकर मैं कितना मुतमईन हूँ ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये तो कौन सा मुश्किल काम है आर्यन, अभी जाती हूँ तुम्हारे सामने, देख लो खुद मेरे चेहरे की खुशी। रोशानी की आवाज़ में शौक और जीत का एतमाद था। बताओ तुम कहाँ हो, मैं फ़ौरन आती हूँ। वैसे भी मुझे इस शातिर माँ की बेटी से, इस लड़की से मिलना है। आप खुश हैं ये जानकर मुझे सुकून है, मगर आप यहाँ नहीं आ सकते और ना ही उस लड़की से मुलाकात मुमकिन है। आर्यन के लहजे में नरमी के पर्दे में छुपी हुई एक सख्ती थी, जैसे वो ये जानना चाहती हो कि ये हद आखिर टूटी तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। क्यों इस लड़की से नहीं मिल सकती? कैसे मना कर सकते हो मुझे इससे मिलने से? वो मेरी मुजरिम है, ये मत भूलना आर्यन। रोशानी की आवाज़ गुस्से से कपकपाती गूंजती रही। गलत रोशाने, आपकी मुजरिम वो नहीं बल्कि इसके माँ बाप हैं। तो पर तुम इस लड़की को क्यों लाए हो? अगर वही मुजरिम है तो फिर ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? क्या मुझे हर लम्हे ये दुख सहना ही पड़ेगा आर्यन? क्या इंसाफ के नाम पर तुम मुझे और ज़्यादा ज़ख्मी करना चाहते हो? मैं आपको तकलीफ देना तो दूर की सोच भी नहीं सकता। ये लड़की अपने माँ बाप के लिए गुनाहों का असाला करने आई है। दैट्स फाइनल। सज़ा से ज़रूर मिलेगी, मगर सज़ा देने का हक सिर्फ मेरा है। जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? आखिर कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आर्यन गलत मत समझिए, आप और मेरे दरमियान कोई राज नहीं है, चाहे तो दुनिया को दिखाने के लिए ही सही। इसका नाम मेरे नाम से जुड़ा है। तो रोशाने की हैरत सदा आवाज़ गूंजी। नहीं करूँगा, मेरे अलावा तो ये कि वो मेरी बीवी है और मैं कभी मेरे अलावा कोई कभी इसे सज़ा नहीं दे सकता। सज़ा देने का हक सिर्फ मुझे है। मैं हैरान हूँ आर्यन, तुम्हारे कानून के मुताबिक तुम्हें इस लड़की को सज़ा देनी है, मगर इसके लिए भी तुम्हारे कायदे कानून हैं। अभी से इसके लिए इतने नर्म जज्बात पैदा हो गए हैं कि ध्यान रखो कहीं इस लड़की से मोहब्बत ही न कर बैठो। बाद में पता चले कि जिसको सज़ा का अहल समझ कर लाए थे, इसके इश्क में दीवाने बनकर घूम रहे होके। रोशानी के लहजे से गुस्सा साफ छलक रहा था, जिसे वो चाह कर भी रोक ना सकी। रोशानी प्लीज़ अपनी जलन कम करने के लिए ऐसे अल्फाज मत कहिएगा जो मुझे तकलीफ दें। अगर अबीरा खान दुनिया की आखिरी लड़की भी हो, तब भी आर्यन खान कभी इसकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हो सकता। इसलिए अपना खून जलाना बंद करें। मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, बेफिक्र रहिए। ये तो वक्त बताएगा कौन किसके इश्क में गिरफ्तार होगा और कौन नहीं। तुमने तो अभी से अपने रंग बदल लिए हैं। यकीन करना आसान नहीं, और वैसे भी मैं कैसे भूल जाऊं कि वो इस औरत की बेटी है जिसने मेरे हंसते बसते घर को चंद दिनों में उजाड़ कर राख कर ढेर बना दिया है। मेरी मोहब्बत की शादी का बर्बाद भी बदल दिया है। जिस लड़की की माँ ने तबरेज़ खान जैसे मजबूत आदमी को अपना गर्विदा बना लिया है, तो तुम किस खेत की मूली हो? रोशानी ने ये सब कुछ आपके अंदर का गुस्सा बोल रहा है, बड़ा अच्छी तरह जानती हैं आप मुझे। आर्यन खान हूँ मैं। इतनी आसानी से कोई बात मुझे अपना गर्विदा नहीं बना सकती। इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मुझे अपना गर्विदा बना सके।
हाँ, वो बात अलग है कि मेरे हुस्न से मुतासिर होकर हज़ारों मेरे आगे पीछे घूमती हैं। चलो दिल बड़ा करके आप इनमें से एक नाम अबीरा का भी लिख लो। रुशाना की आंखों में गुस्से की आग और दिल में एक अंदर बेचैनी का तूफान था। हर लफ्ज़ पर इसका दिल कांप रहा था। दिल चाहता था कि आर्यान को अपनी आंखों में उतरने वाली नमी दिखाकर खामोश करवा दे, मगर इस वक्त फ़ोन पर सिर्फ अपनी दुखी आवाज़ सुना सकती थी, शक्ल नहीं। आर्यान, मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है। ऐसी बातें, ऐसे मजाक मेरे वजूद को आग लगा देते हैं। जब्त के बावजूद रुशानी की आवाज़ में लर्जिश थी। वो अपनी ही हर लफ्ज़ के पीछे छुपी तलखी इसके दिल को चला रही थी। अच्छा, सर फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। मैं इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ आपका बदला लेने के लिए लाया हूँ, इश्क लड़ाने के लिए नहीं। और हाँ, दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। कुछ दिन मेरा फ़ोन बंद रहेगा तो राब्ता नहीं हो सकेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्यान के लहजे में अमूमन जो सुकून और ख़ुद एतमादी नज़र आती थी, वो अब हल्की सी इज़राब से धुंधला सी गई थी। दिल के अंदर छुपी बेचैनी और तवक्को और शायद ये एक नामालूम कशिश इसके मजबूत रवैये के बीच आहिस्ता आहिस्ता हलचल मचा रही थी। लेकिन वो इसे अभी ज़ाहिर करने के लिए तैयार नहीं था। मगर आर्यान भाई साहब बहुत गुस्से में हैं, इनसे एक बार बात तो कर लो। बात करने से इनका गुस्सा तो कौन सा ख़त्म हो जाएगा। और मैं इस वक्त किसी का भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज़ आर्यान, ऐसे फ़ोन बंद मत करना। अगर राब्ता ख़त्म हो गया तो मामलात और ख़राब हो जाएंगे। इसके अल्फाज में हल्की सी चालाकी और होशियारी छुपी थी। आवाज़ में थोड़ी लर्जिश थी, मगर हर लफ्ज़ में वो अपनी हुकमत और मोहतात हरकत को जाहिर कर रही थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़िलहाल तो मुझे वो करना है जो मैंने बरसों से सोचा है, और मेरे रास्ते में जो कोई भी रुकावट बनेगा मैं इससे राब्ता ख़त्म कर दूँगा। आर्यान के अल्फाज में पुख्ता एतमाद और ताकत झलक रही थी। हर लफ्ज़ फैसला कुन और मकसद से नहीं रोक सकती थी। इसका इरादा लोहे के जैसा मजबूत था। आर्यान, मुझे इस तरह की धमकियाँ मत दो। मैं क्यों रुकावट बनूंगी तुम्हारे रास्ते में? मैं तो खुश होंगी कि कोई तो है जिसे मेरी तकलीफ़ का एहसास है, कोई तो है जो मेरे लिए कदम उठा रहा है। मैं बहुत खुश होंगी कि कोई तो इस लड़की को सज़ा देने के लिए तैयार है। तो फिर ठीक है, मुझे अपने मकसद में कामयाब होने दो। और प्लीज़, इस वक्त मैं आराम करना चाहता हूँ। फ़ोन बंद कर दो। ज़रा सी भी हलचल, ज़रा सी भी लचक लिए बिना सीधा और दो टोक बोल दिया। उसे उस बात की परवाह न थी कि उसके अल्फाज किसी के दिल पर क्या असर छोड़ेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तुम। बंदा कभी बात ज़रा प्यार से लिहाज से भी कह सकता है, मगर नहीं, तुम्हें तो सब कुछ सीधा कहना आता है। अच्छा, फ़ोन बंद करो, रोशानी ने शिकवा किया। रोशानी, मैं तो ऐसा ही हूँ, और आप तो जानती हैं मैं बात घुमा कर नहीं करता। जी हाँ, जानती हूँ जनाब, दिल तो तोड़ने की आदत है। करो तुम्हारा, बेस्ट ऑफ लक। वो मध्यम लहजे में बोले। लहजे में चुभन अभी बाकी थी। आर्यान चंद लम्हे इसके दर्द को महसूस करता हुआ खामोश रहा। कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज जैसे होंठों तक आकर रुक गए थे। थैंक यू रुशानी। चंद लम्हों बाद की खामोशी के बाद इसके लहजे में नरमी उतर आई थी, जैसे अकड़ के नीचे छुपी इंसानियत ने सांस लिया हो। थैंक यू किस लिए? रोशन ने पूछा। आर्यान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मुझे इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। अपना थैंक यू अपने पास रखो। पहले दिल तोड़ देते हो, फिर मुस्कुराकर थैंक यू और सॉरी कहकर बात ख़त्म कर देते हो। रोशाना ने खफकी से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कि मैं आपका दिल कभी नहीं तोड़ सकता, मगर जो मेरा लहजा है मैं इसे बदल नहीं सकता। अगर आप ये बात नहीं समझेंगी तो फिर कौन समझेगा? और वैसे भी आपने गलत कहा है कि रोशाना, मैं सॉरी और थैंक यू कहकर बात ख़त्म नहीं करता। मत भूलिए, मेरा सॉरी और मेरा थैंक यू सिर्फ आपके लिए होता है, वरना मैं इतनी आसानी से किसी न किसी को सॉरी नहीं कहता हूँ। ना थैंक यू। आर्यान खान के लहजे में वही गरूर था जो हमेशा ऐसे पुरकशिश तो बनाता, मगर रोशानी के लिए अक्सर यही रवैया, यही लहजा तकलीफ़ का बायस बन जाता था। जानती हूँ कि मेरा आर्यान ऐसा ही है। जनाब को सॉरी थैंक यू कहना पसंद नहीं। प्लीज़ जहाँ भी रहना अपना ध्यान रखना, और जब भी मौका मिले मुझे अपने बारे में आगाह करते रहना। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो गई। इंशाल्लाह इन्फॉर्म करता हूँ, मगर प्लीज़ किसी को बताना मत कि आपकी मुझसे बात हो रही है। ये कहने की ज़रूरत नहीं, बेफिक्र रहो। तुम जानते हो तुम्हारी बातें मैं किसी से शेयर नहीं करती। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जब मुमकिन होगा तो राब्ता कर लूँगा। मगर आर्यान, मुझे तो बता दो कि तुम कहाँ हो। फ़ोन बंद होने से पहले इसने आखिरी बार ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर वो है कहाँ। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में हूँ, मगर आज रात की फ़्लाइट है। फ़्लाइट से मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ ये मत पूछो, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा। वैसे अगर मुझे ये बता दो कि तुम किस कंट्री जा रहे हो तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। रोशानी के लहजे में नरमी भी थी और ज़िद भी। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं राज रखना जानती हूँ, और मैं इस राज को किसी से क्यों बताऊँगी जिसमें फ़ायदा भी है मेरा है और नुकसान भी मेरा। प्लीज़ समझने की कोशिश किया करें। आर्यान खान का लहजा सख्त था, मगर थकन से बोझल था। बच्चों की तरह हर बात पर ज़िद करना अच्छी बात नहीं।
और आप जानती हैं कि जब मैंने कह दिया कि नहीं बताऊंगा तो फिर 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं बताऊंगा। वो लम्हा भर को रुका, सांस भरी और लहजे में एक ठहराव आ गया। मगर जहाँ भी रहूँगा आपको अपडेट करता रहूँगा। कुछ दिन तबरेज़ खान और अरूप को अपनी बेटी के लिए तड़पने दो। इन्हें भी तो एहसास हो कि जब अपने धी तकलीफ़ में होते हैं तो अजियत कैसी लगती है। चलो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। आर्यन खान ने यह कहकर फ़ोन बंद किया, साथ ही पावर ऑफ कर दिया ताकि कोई दोबारा से डिस्टर्ब न करे। फ़ोन बंद होते ही आर्यन खान ने एक लम्हे को सुकूत महसूस किया। फिर अचानक दिल में एक बेचैनी सी जागी। ख्याल आया अबीरा काफ़ी बनाने के लिए गई है, मगर अब तक लौटी क्यों नहीं। पहले हैरत हुई, फिर वही गुस्सा इसकी हवास पर सवार होने लगा। वो एक गहरी बोझल सांस लेता हुआ कमरे से निकला और सीधा किचन की जानिब बढ़ गया। तेज़ कदमों से वो किचन की तरफ बढ़ा। चंद कदमों में ही फैसला तय कर चुका था, कॉफ़ी बना रही हो या पाए पका रही हो। वो उससे बड़े लहजे में पूछा। फिर अगला मंजर देखकर इसके लफ्ज़ खुद ब खुद खामोश हो गए। ज़मीन पर अबीरा बेतरतीब गिरी हुई थी, बाल फर्श पर बिखरे हुए थे, चेहरे से बिखरे हुए थे। कॉफ़ी का मग एक तरफ गिरा हुआ था और फर्श पर फैला हुआ पूरा दाग गवाही दे रहा था कि वो कॉफ़ी इसके हाथों और जिस्म पर गिरी हुई होगी, शायद साइड के बल गिरते हुए। इसका माथा किसी कैबिनेट या फर्श से टकरा गया था, क्योंकि सफ़ेद पट्टी अब खून से गहरी लाल हो चुकी थी। तो वह बेजान बेहोश पड़ी थी। ओ माय गॉड, आर्यन खान के लबों से बेख्तियार निकला था। वो छत से घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। इसके हाथों ने इसके चेहरे के बाल हटाए थे और उसकी सांसें चेक कर रही जो मध्यम चल रही थी। आर्यन ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अबीरा को बाहों में उठाया। इसके वजूद का बोझ जैसे इसने अपने दिल पर उतारा हो। तेज़ कदमों से चलता हुआ वो रूम में आया। गर्मी से बेड पर लिटाया, तकिए पर इसका सर रखा। आहिस्ते से कंबल इसके वजूद पर फैलाया। इसका जिस्म तपिश से जल रहा था। पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें दुख की कहानी की मानंद चमक रही थी। आर्यन ने एक लम्हे को रुक कर इसे देखा। माथे पर बंधी पट्टी मुकम्मल तौर पर खून में भीग चुकी थी। गर्म कॉफ़ी इसके जिस्म पर गिरी थी। शर्ट पेट के पास से भीगी हुई थी और नर्म हाथों पर जलने के निशानात अब भी सुर्खी बनकर उभर आए थे। आर्यन खान के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो तकरीबन भागता हुआ साथ वाले कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था। अबीरा के हाथों पर ऑइंटमेंट लगाते हुए इसने इसके लबों पर बेख्तियार हल्की फुल्की फूंकें निकल रही थी, जैसे हर फूंक में किसी की अनकही माजरत का एहसास छुपा हुआ हो। अबीरा बेसुध बेहोश पड़ी थी। ऐसी कैफियत शायद आर्यन की ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहले माथे के ज़ख्म को संभाले या जले हुए हाथों का इलाज करें। यहाँ इसकी शर्ट हटाकर देखें कि चाय इसका पेट भी चल गया है। मगर जब कुछ समझ नहीं आया, इसने कमरे में रखी हुई टेबल पर पानी से भरा हुआ जग उठाया। हथेली पर कुछ पानी भरते हुए गर्मी से इसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद अबीरा की पलकें हल्की सी हिलने लगी। वह हल्की सी जंबिश के साथ घबराकर होश में आने लगी। होश में आते ही इसने घबराकर आर्यन की जानिब देखा। इसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। मैंने जानबूझकर कॉफ़ी नहीं गिराई, मुझे सच में नहीं पता चला। आर्यन खान को अपने करीब झुका हुआ देखकर अबीरा के होश बहाल हुए तो टूटे लफ्ज़ों में से बताते हुए इससे झटके से उठने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे इसका माथा आर्यन के माथे से टकरा गया। दर्द से चीख इसके लबों से निकली। सर पर हाथ रखते हुए वो वापस तकिए पर गिर गई। खून पहले से तेज़ी से बहने लगा था। वो बारीक सी लकीर इसकी पेशानी से बहकर आँख के किनारे से चेहरे तक जा पहुंची थी। आर्यन ने इसकी झुककर इसके लबों पर उंगली रख दी। खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। वो अपनी जगह से हिलना मत। समझ नहीं आ रहा वो सख्ती से बोल रहा है या फिक्र से। कसम से मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस इसके लेते हुए बोली। आंखों में डर और लरसती हुई बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने कहा चुप। आर्यन के लहजे में हुक्म था, मगर इसके अंदर कहीं इस तरह भी छुपा हुआ था। मैं खुद देख लूँगा कि तुमने क्या जानबूझकर किया है और क्या नहीं। वो झुककर नरमी से अबीरा की पेशानी पर बंधी पट्टी को खोलने लगा। जैसे ही पट्टी के किनारे को छुआ, अबीरा ने तड़प कर इसका हाथ पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत उतारे। हाथ छोड़ दो, आर्यन ने मुख्तसर मगर भारी आवाज़ में कहा। ना 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 प्लीज़, मुझे दर्द होगा। नहीं होगा, आराम से उतारूँगा। आपको नहीं पता, मुझे पहले ही बहुत दर्द है। प्लीज़ आप कोई भी सज़ा देना, मगर बैंडेज मत उतारने। वो बच्चों की तरह रोते हुए आर्यन का हाथ रोक के खड़ी थी। आर्यन ने गहरा सांस लिया। चेहरे पर ज़ब्त की लकीर थी। तुम्हें कब और क्या सज़ा देनी है ये तुम मुझे मत बताओ। हाथ छोड़ो वरना मैं खुद खींच कर उतार दूँगा। डर के मारे अबीरा ने हाथ तो छोड़ दिया, मगर सिसकियाँ मज़ीद तेज़ हो गई। आर्यन ने इसकी उंगली दोबारा इसके लबों पर रख दी। चुप, एकदम चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसकी उंगली की सख्ती ने अबीरा को खामोश कर दिया था। डर से इसकी आवाज़ हलक में ही दब गई थी। वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो आहिस्ता से बोली। बर्दाश्त करो प्लीज़, बैंडेज मत उतारें, मैं मर जाऊंगी। अबीरा की हालत नाकाबिले रहम थी। आर्यन की
आंखों में लम्हा भर के लिए नरमी उतर आई थी, मगर लहजा फिर भी वही सख्त था। इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जैसे ही पट्टी को हटाने लगा, अबीरा की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम बच्ची हो क्या जो पागलों की तरह चिल्लाए जा रही हो? थोड़ा सब्र करो, मुझे ब्लड साफ करने दो। वो घूर कर बोला, मगर इसकी आवाज़ में ज़ब्त अभी भी छुपा था। अबीना ने मारे डर के चीखना बंद कर दिया, मगर सिसकियों को नहीं रोक पा रही थी। दर्द के मारे इसने आर्यन के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। इसकी उंगलियां आर्यन के बाजू की जेल में धंसने लगी। आर्यन ने जब्त करते हुए कुछ कहा नहीं, मगर इसके माथे पर रगें अब उभर आई थी। अबीरा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जैसे हर बूंद इस तकलीफ का बोझ कम कर रही हो। मगर आर्यन खान ने जख्म को अच्छी तरह से साफ किया। रुई को नम करके इसने बड़ी एहतियात से अबीरा के गाल और आंख के किनारे से खून साफ किया था। कोई डस्टबिन में फेंके हुए रुई को डस्टबिन में फेंकते हुए लम्हा भर के लिए इसने अबीरा की हालत को गौर से देखा। अबीरा के हाथ हल्के हल्के कपकपा रहे थे, जैसे वो खुद रोने से रोकने की कोशिश कर रही हो। वो अपने दर्द में निढाल थी, मगर ड्रेसिंग करते हुए आर्यन की निगाहें इसके चेहरे पर रुकी। मगर बहुत जल्द आर्यन खान ने सर को झटकते हुए नजरों को हटा लिया। एक खफीफ सा असर वहाँ से गुजरा, एक मध्यम लर्ज़ जो सिर्फ दिल के अंदर महसूस हुई। कोई आवाज़ या हरकत नहीं, बस एक खामोश गुजरती सी लहर। ड्रेसिंग मुकम्मल हलचल हो चुकी थी, मगर इसके चेहरे पर वो सख्त अकड़ और नफरत छुपी हुई थी। और फिर भी कहीं गहरी खामोशी में एक छोटी सी इंसानियत की झलक महसूस की जा सकती थी। आराम से लेटी रहो, 2 मिनट मेरा इंतज़ार करो, तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ, आर्यन ने हल्की लहजे में कहा। तुमने तो मुझे बहुत अच्छी कॉफ़ी पिला दी है। लहजे में तंज का तीर अबीरा की तरफ फेंका गया था। कॉफ़ी बनाते बनाते है लगता है मैडम बहुत थक गई हैं, वो तंजी अंदाज में बोला। रूम से निकल गया। अबीरा इस वक्त ना तो इसके तंज पर ध्यान दे रही थी, ना इसकी चुभती हुई नज़रों का बोझ महसूस कर पा रही थी। इसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, ना ही इतनी सख्त थी कि कुछ समझ सके। बुखार और दर्द ने इसकी शऊर की सारी राहें जिसे बंद कर दी थी। वो सिर तकिए पर नीम बेहोशी में पड़ी थी, सांसों में हल्के उतार चढ़ाव के साथ खामोशी से अपनी तकलीफ में उलझी हुई थी।